10th क्लास। आज हम करेंगे आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन। इसमें जो आपके 1 से 16 तक के क्वेश्चन है 1 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम उन्हें सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इसके हमने मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2। पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 6 2 12, 12 तो हमारी मल्टीप्लाई आनी चाहिए और प्लस या माइनस आना चाहिए 1। ठीक है, तो ऐसे आपके फैक्टर होते हैं 4 3 12 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो फैक्टर बनाओ 6x² माइनस 4x और प्लस के 3x। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन है इसलिए आपने बड़े के आगे नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 पेयर और सेकंड 2, इनमें से आपने क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 रह जाएगा, प्लस 1 कॉमन लोगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रहेगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे, एक बार 2x प्लस 1 को 0 रखोगे, यहाँ से 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा और 2x क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी 2/3 और यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी -1/2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मूल रूट हो गए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमने 4 10 और 16 दी हुई है हमें ये एपी, हमने इसका 11वां पद निकालना है। देखो आपको पता है जब भी हमने एपी में जो भी नंबर की संख्या निकालनी हो, 11th टर्म निकालनी है तो उसका हो जाएगा a + 10d। ठीक है, तो A11 का मतलब क्या है, a + 10d। ठीक है, और हमें एपी दी हुई है 4 10 और 16। ठीक है, इसमें a क्या है 4, d यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर कितना है 10 - 4 6। तो यहाँ रख दो, a की जगह 4 + 10, d की जगह 6। ठीक है, 4 + 10 6 60 यानी 64। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -5 -1 3 7, इसमें सार्व अंतर निकालना है। ओह कितना इजी सम, कमाल हो गई। -5 -1 3 7, इसमें एपी का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हो या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करते हो, वही होता है ना हमारा सार्वंतर। ये इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये, तो पहले सेकंड टर्म यानी -1 माइनस यहाँ है और a1 भी माइनस में है तो माइनस के 5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, 5 - 1 4। चेक कर लो, a3 - a2 भी निकाल के देख लो, ये है 3 माइनस -1 यानी 3 + 1 क्या आ गया 4। 4 सेम ही आ रहा है, 7 - 3 4। ठीक है, तो हमारा डी क्या हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangle are in the ratio. देखो जब भी हमें साइड्स का दिया हुआ होता है और हमने किसका निकालना होता है, एरियाज का, तो कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9,
एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब हमने इनके एरियाज की रेशियो निकालनी है, तो हमें दिया हुआ किसका है 4:9 जो दी हुई है वो साइड्स की रेशियो दी हुई है। बहुत इजी है, इनका स्केयर कर दो तो वो किसका आ जाएगा इनके एरियाज का। तो 4 का स्केयर रेशियो 9 का स्केयर, ये आ जाएगा 16:81। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल है एबीसी, इसमें हमें ए बी दी हुई है 6√3, AC दी हुई है 12 सेंटीमीटर और BC दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है एंगल B। देखो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि पहले तो हम इनका स्केयर करके चेक कर लेते हैं कि कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम वाली तो नहीं बन रही ना, तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि कौन सा एंगल क्या होगा। AB का स्केयर निकाल के देखो क्या आएगा 6√3 का स्केयर यानी 36 × 3 108 सेंटीमीटर। AC स्केयर आ जाएगा 12 स्केयर यानी 144 सेंटीमीटर और BC स्केयर आ जाएगा 6 स्केयर यानी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि इसका जो स्केयर है AC का जो स्केयर है 144, वो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 108 और 36 के इक्वल होता है। 8 और 6 14, 3 और 1 4। ठीक है, इट मींस AC स्केयर इक्वल है हमारा AB स्केयर प्लस BC स्केयर के। ठीक है, इट मींस हमारी ट्राइंगल कैसी होगी ऐसी। AC जो होगा वो कर्ण होगा, AB जो होगा वो ये होगा क्या कहते हैं परपेंडिकुलर आपका। ठीक है, लंब होगा। तो एंगल बी पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि हमें पता है 90 के सामने क्या होता है हमारा कर्ण हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, इट मींस हमारा एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। हमसे PQ और -P -Q ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है यानी दूरी निकालनी है हमने। डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। x1 यानी p और माइनस x2 क्या है माइनस p। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है y1 है q माइनस y2 क्या है माइनस q। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p प्लस p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। p प्लस p 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या हो गया 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और इसको रूट के अंदर ही रहने दो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमने मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट निकालना है किसका 3 4 और 5 2 का। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 4 और 5 2। ये ले लो आप x1 y1 x2 y2। ठीक है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है 5 बाई 2, y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है 2 बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 बाई 2, दूसरा हो जाएगा 6 बाई 2। 8 बाई 2 का मतलब 4 और 6 बाई 2 का मतलब 3। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने टेंजेंट 65 बाय कोटेंजेंट 25 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8, टेंजेंट 65 डिग्री बाय कोटेंजेंट 25 डिग्री। अब देखो मैंने आपको बताया है इन दोनों एंगल्स को प्लस करके देखो, 65 प्लस 25 90 आ रहा है। इट मींस हमने इसमें कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, 90 माइनस थीटा वाले। वो क्या था, टेंजेंट 65 को मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस 25। ठीक है, ये देखो ये आपका नीचे वही है ना एंगल। ठीक है, अब याद आ गया होगा आपको, नीचे क्या है, कोटेंजेंट 25 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 25 डिग्री। ये हो जाएगा 25 डिग्री, और नीचे हमारे पास है ही सही कोटेंजेंट 25 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक 12 के फैक्टर बनाओ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी हमारे 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, अब किसके बनाएंगे फैक्टर, 15 के, 3 पर जा रहा है, 3 5 जा 15, 5 के, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 15 के फैक्टर हमारे क्या बन गए, 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ठीक है, अब 21 के फैक्टर बनाओगे, 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, 21 को लिख दोगे 3 की मल्टीप्लाई 7, यानी 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी फैक्टर्स लेते हैं और उनकी मैक्सिमम वाली पावर लेते हैं। देखो 2 की पावर यहाँ 2 है और कहीं भी 2 नहीं है, तो यही मैक्सिमम पावर है, 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सभी जगह 1 है, तो 3 की पावर 1। अब 3 हो गया, 3 हो गया, 5, अब 5 की पावर 1 और कहीं नहीं है, 5 की पावर 1, 3 हो गया, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2 1 3 5 7, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से करोगे तो ये 420 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल नंबर तो मोस्टली हर पेपर में आता है, 9th में भी और 10th में भी। तो अब इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, जिसके जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है और जिसका रूट पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, वो होता है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, 2√4 में हमें 2, 4 का रूट हमें पता है 2, 4/1 हो गया, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म का हो गया, यानी ये तो कौन सी हो गई, परिमेय हो गई। ठीक है, √9 3 होता है, ये भी परिमेय हो गई। ठीक है, अच्छा ये मुझे अपरिमेय लग रही है, इसको देख लेते हैं, 2 प्लस √4, 2 प्लस 2 यानी 4, ये भी क्या हो गई, परिमेय। तो कौन सी बची, यही ना। अब आप यहाँ देख रहे हैं √3 जो होता है, इसका जो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल इसका सोल्व करते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हैं, जीरोस निकालनी है हमने। जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। अब इसके फैक्टर सोचो, 6x² 18 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, 9 2 जा 2 9 जा 18 बन रहे हैं ना, तो 9 बड़ा होगा, उसके आगे माइनस का साइन होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस, प्लस 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी माइनस ही आ रहा है। अब पेयर बना लो। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, प्लस 1 कॉमन लो,
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3 कॉमन लोगे, अंदर क्या आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 एंड 3x इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से आपका x क्या आया x क्या आ गया 3/2 आएगा ना, x आ गया 3/2 और यहाँ से x क्या आ गया -1/3। ये हमारी क्या हो गए शून्य यानी कि जीरोस। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। टेंजेंट ए क्या दिया हुआ है हमें, देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। टेंजेंट ए दिया हुआ है, हमने को से फाइंड आउट करना है। टेंजेंट ए दिया हुआ है 4/3, हमने को से फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। टेंजेंट ए हमारा एंगल है तो ए यहाँ होगा ए। ठीक है, ए बी सी 4/3 क्या होता है ये लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है ना, लंब बटे आधार सॉरी लंब क्या हो गया हमारा 4, आधार क्या हो गया 3। ठीक है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लें यानी एसी निकाल लें, किससे पाइथागोरस थ्योरम से। हमें पता है एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ठीक है, एसी हमने फाइंड आउट करना है, ए बी हमें 3 दिया हुआ है, बी सी हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, 9 प्लस 16 25 क्या हुआ है ये एसी का स्क्वायर निकला है, तो एसी कितना आ जाएगा √25 यानी 5। ठीक है यानी ये मेरा एसी है। हाइपोटेन्यूज करंट जो है वो अपना आ गया 5। ठीक है, हमने निकालना क्या है कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे करण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बाय करण। ठीक है, बेस कितना निकला है हमारा 3, बेस तो 3 ही दिया हुआ था, करण कितना निकाला है हमने 5, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई कोस ए की, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो बेटा एक बिंदु है क्यू, उससे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमने क्या निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। देखो बिंदु क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, और मैं कोई बिंदु क्यू ले लेती हूँ वृत्त से बाहर। बिंदु क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ऐसे होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई, इसकी लंबाई स्पर्श रेखा की क्या है, मैं इसको पी पॉइंट मान लेती हूँ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्र से क्यू की दूरी, केंद्र यानी ओ, इससे जो क्यू की दूरी है वो कितनी है हमें 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, हमने वृत्त की त्रिज्या यानी हमने रेडियस निकालना है, ये हमारा हो गया रेडियस, सेंटर से लेकर केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हो हमें ये पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पता है ना आपको। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पता है हमें, तो यहाँ 90 का एंगल होगा। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा 90 का एंगल। ठीक है, तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ और मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है 25, 25 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 24 स्क्वायर प्लस ओपी आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 25 का स्क्वायर यानी 625 और 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस आर का स्क्वायर। 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको माइनस करो, 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 7 4। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ आर कितना आ जाएगा √49
यानी R49 का रूट हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारी क्या आ गई त्रिज्या, रेडियस आ गया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ए सर्कल कैन हैव हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखो बेटा, जब हम सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है, उसमें स्पर्श रेखाएं तो हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने पूछा है समांतर। समांतर, अब इसके इस स्पर्श रेखा के समांतर तो एक ही होगी ना समांतर, इट मींस ये पेयर होगा, यानी ये कितनी स्पर्श रेखाएं होगी समांतर, दो। ठीक है, अगर मैं इस तरह से समांतर रेखा बनाती हूं तो इसके समांतर में ये हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसकी समांतर जो रेखा होगी वो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए इसमें जो समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, सिर्फ दो। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। यानी बेटा, जो वृत्त का परिमाप है और क्षेत्रफल दोनों ही आपने बराबर लेने हैं। हमने निकालनी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। पेरीमीटर और एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल देन इट्स रेडियस। हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त का परिमाप आपको पता ही है 2πr होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, πr² होता है। हमने निकालना क्या है, रेडियस। देखो, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर लेके आओगे 2r बराबर, इसको मैं लिख देती हूँ r इंटू आर। ठीक है, r इधर एक r को इधर लेकर आओगे, एक r वहीं रहने दो, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 2 यूनिट। ठीक है, 2 इकाई, हिंदी में आपका इकाई आ जाएगा, इंग्लिश में 2 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है। यानी जो बेलन है उसका हमारा व्यास यानी डायामीटर दिया हुआ है 2r। ठीक है, और हमें ऊंचाई दी हुई है h, ऊंचाई h दी हुई है। हमें क्या निकालना है, आयतन। अरे ये तो सिंपली फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, डायमीटर 2r है तो रेडियस अपने आप r ही हो गया ना, रेडियस r है ना, r ही होता है मोस्टली, और हाइट कितनी है, h है। तो आयतन आपको पता ही है, आपने ये फॉर्मूला किया हुआ है, क्या होता है, πr²h। वेरी सिंपल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि अब आपका जो सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, अब हमने क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमने अपरिमेय प्रूव करना होता है तो हम उल्टा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमें पता है बेटा कि जो परिमेय संख्या होती है वो p/q की फॉर्म की होती है। ठीक है, अगर मैंने वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या माना है तो वर्गमूल 2 बराबर क्या होगा, p/q। अब कोई भी जब परिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें p और q कैसे होते हैं, p और q कैसे होते हैं, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन सेम, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों का कोई सेम फैक्टर नहीं है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, और क्या होता है, जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और ये ध्यान से लिखनी है। ठीक है, क्योंकि इसी पर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुना कर देते हैं। ठीक है, आर पार जब आप गुना करोगे तो क्यू को वर्गमूल 2 से करोगे, वर्गमूल 2 क्यू बराबर p आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं।
ये आ जाएगा 2q² इक्वल टू p²। देखो ध्यान से सुनो, हम किसी भी नंबर को ऐसे कब लिखते हैं, देखो मैं आपको एक चीज ध्यान से समझना आप। जब मैं 8 को 2 से भाग देती हूँ, 2 चौके 8 ये होता है, ठीक है। तो 8 को मैं लिखती हूँ 2 गुना 4, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, ठीक है ना। इन दोनों की गुना इसके बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब 8 जो है वो 2 से विभाजित है। 8 क्या है, 2 से भाग हो रहा है। 8 2 से भाग हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ p² को ब्रैकेट के अंदर रख दूं, ठीक है, 2 यहाँ रख दूं, ठीक है, और q² को यहाँ रख दूं, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की गुना इसके बराबर है, ठीक है ना। इससे कंपेयर करके देखो आप, p² इक्वल टू 2q² होगा ना। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ लिखा 8 को 2 गुना 4, तो मैं p² को लिख सकती हूँ 2 गुना q²। अब यहाँ पर तो ये है कि 8 2 से भाग होता है, तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि p² 2 से भाग होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो यही चीज तो है हमारे पास कि p² 2 से भाग होता है या फिर p² 2 से विभाजित है। अगर p² 2 से भाग होता है तो 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। 8 2 से भाग हो रहा है, तो 8 का गुणनखंड क्या है, 2 है ना। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ कि p का गुणनखंड 2 है। इसका मतलब ये हो गया ना, p का गुणनखंड 2 है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, अब मैं जो, अगर p का गुणनखंड 2 है बेटा, तो मैं p को ऐसे लिख सकती हूँ, p बराबर 2m लिख सकती हूँ ना। p का गुणनखंड 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से ये मैं 2 इंटू कुछ फैक्टर होगा वो p के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं p बराबर 2m यहाँ रख देती हूँ, इसको जिसको मैंने ये इक्वेशन नंबर इस यहाँ ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसमें रख रही हूं मैं। तो p का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर लिख दो यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। ये हो गया 4m² बराबर 2q²। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, q का मान निकालने के लिए, ठीक है। 4m² बटे 2 बराबर q², ये कट गया, ये क्या आ गया 2m², ठीक है। इसका मतलब देखो जो हम मेरी यहाँ चीज थी 2q² इक्वल टू p², अब 2m² इक्वल टू q²। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा था कि p² से p² 2 से भाग होता है ना। अगर p² 2 से भाग होता है तो p भी तो 2 से भाग होगा, p 2 से विभाजित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये भी दिखा दिया कि q² भी 2 से विभाजित है ना। जैसे मैंने p² को दिखाया था, अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, q का गुणनखंड क्या है, q का गुणनखंड 2 है। देखो बेटा अब मैंने दो ये चीज प्रूफ कर दी कि p का भी गुणनखंड 2 है और q का भी गुणनखंड 2 है। ऊपर तो मैंने ये मान लिया कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, दोनों का एक ही गुणनखंड है ही नहीं। यहाँ मैंने ये प्रूव कर दिया कि p और q का 2 गुणनखंड है, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने माना ही गलत। अगर मैंने गलत माना तो इसका मतलब मैंने ये भी गलत माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब p तथा, अब इसको मैं शुरू से लिख रही हूँ, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है, जो कि हमारी कल्पना का मतलब जो हमने माना है, हमारी कल्पना के विपरीत है, उल्टा है। इसीलिए वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है तो कैसी हुई, अपरिमेय है। आ गई समझ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे 17, सॉरी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है हमें -3 और 2, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2, ठीक है। देखो बेटा जब भी हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है, ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि शून्यकों का जो योग
और यानी वो होता है सम, योग हो गया ना शून्यकों का, शून्यकों का योग हमें क्या दिया हुआ है -3, गुणनफल यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 2, हमने निकालना क्या है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता था बहुत ही आसान, x² माइनस SX प्लस P, यानी कि x² माइनस S का मतलब सम जो कि क्या है -3x प्लस P यानी कितना है 2, इसको खोल लो x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद, यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, और for which values of p does the pair of equation given below has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल कब होता है, हमें पता है कब होता है जब a1 बाई a2 जो होता है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशंस दी हुई है ये देखो, इसमें हमारा a1 क्या है 4, ठीक है, b1 क्या है p और c1 क्या है 8। नीचे से देखो a2 क्या है 2, b2 क्या है 2 और c2 भी क्या है 2, ठीक है ना। तो हम अब क्या निकालेंगे a1 बाई a2 यानी 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यानी p बाई 2। आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे युग समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है इसीलिए, ठीक है। तो 4 ये कैंसिल हो गया, 2 नॉट इक्वल टू p बाई 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, नॉट इक्वल का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। 4 नॉट इक्वल टू p यानी p का मान 4 नहीं हो सकता, इसके लिए समीकरणों का मान कैसा होगा अद्वितीय हल होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। द फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमने दो संख्याएं निकालनी है तो मैं दो संख्याएं मान लेती हूँ, ठीक है। माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं कौन सी हैं, x और y हैं, ठीक है। अब जो जो हमें दिया हुआ है वैसे करते जाओ। हमें क्या दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 27 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार या दी गई शर्त के अनुसार क्या दिया हुआ है, योग 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस y कितना आ गया 27, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी समीकरण नंबर 1। अब हमें गुणनफल कितना दिया हुआ है 182 यानी x गुना y या xy लिख लो, एक ही बात है 182, इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। y का मान यहां से निकाल के यहां रख दो या फिर यहां से निकाल के यहां रख दो, एक ही बात है। समीकरण 1 से y बराबर 27 माइनस x आ गया, ठीक है। अब इसको मैं 2 में रख रही हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान कितना है 27 माइनस x बराबर 182, ठीक है। अब इसको खोल लो, 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब देखो बेटा हमने x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है ना, इसलिए इस रकम को इस तरफ ले आओ, ठीक है। पहले x स्क्वायर वाली लिखो फिर x वाली, ये इधर प्लस की है इस साइड आके माइनस की हो जाएगी, और 182 तो इधर ही पड़ा है प्लस के 182, ये सारी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। अब मैं इसको सही ढंग से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस या माइनस करें तो 27 आए, ऐसे फैक्टर होते हैं माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस के 182। ये देखो इनको माइनस माइनस प्लस, वो कितना हो जाएगा 27, और दोनों में बड़े के आगे कौन सा साइन है माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182, ठीक है। पेयर बना लो। अब x कॉमन लो फर्स्ट पेयर में से,
दूसरे पेयर में से -13 कॉमन लो, x -14 बचेगा। इसको डिवाइड करके देख लेना। x -14 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, x -13 इक्वल टू 0, x -14 इक्वल टू 0, x -13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 और x क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब मेरे पास दो संख्याएं कौन सी हो गई, 13 और 14। 14 लोगे, y यहाँ से y क्या है हमारा 27 माइनस x, इसमें पुट कर लो। जब y इक्वल टू 27 माइनस x में x की जगह आप 14 रखोगे तो y 13 आ जाएगा, x को 13 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, 14 13 या 13 14, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो, वृत्त के व्यास के सिरों पर हमने स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखो, अब वृत्त के व्यास के सिरों पर, देखो बेटा ये वृत्त है, ठीक है। अब व्यास, ये अगर केंद्र है तो ये व्यास है, ठीक है। चाहे व्यास ऐसे डाल लो चाहे ऐसे डाल लो, एक ही बात है, ठीक है। किसी भी एक तरह से डाल लेना आप। व्यास के सिरे कौन से हैं, ये, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, माना ए और बी वृत्त के व्यास के सिरे हैं, किनारे, ठीक है ना, एंड्स हो गए ना डायामीटर के। अब मैं इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं ड्रा करती हूँ, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये भी स्पर्श रेखा हो गई। ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर हैं। क्या प्रूव करना है, अब मैं इसको मान लेती हूँ पी क्यू, इस रेखा को, और इस रेखा को मैं मान लेती हूँ आर एस, ठीक है। देखो